जब हम पैदा होते हैं उसी वक्त डिसाइड हो जाता है कि आप किस उम्र में बीमार होंगे, किस बीमारी से बीमार होंगे और किस उम्र में मरेंगे और किस बीमारी से मरेंगे। किसी को अगर अस्थमा हो रखा है, किसी को निमोनिया हो रखा है, किसी को खांसी की प्रॉब्लम है, तो जब दिन छिपने लगेगा और दिन उगने लगेगा उस टाइम में सबसे ज़्यादा वो खांसेगा, सबसे ज़्यादा कफ बनेगा, सबसे ज़्यादा एस्थमेटिक प्रॉब्लम आएगी, सबसे ज़्यादा उसको परेशानी होगी। 99% पूरे वर्ल्ड में 12-1 बजे से लेके 3-4 बजे तक यही रात को और यही सुबह, दिन में भी यही टाइम पकड़ लो, रात को भी यही पकड़ लो। इसी टाइम में हार्ट अटैक आए, इसके अलावा कोई आया नहीं। किसी ने भी योग करने से पहले आपकी प्रवृत्ति क्या है इसके बारे में नहीं बताया जी। अगर मेरी पित्त प्रवृत्ति है और मैं सूर्य सवर लेना शुरू कर दिया, मैंने पहले क्या लिया? सूर्य सवर। तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी। पित्त मेरा पहले से बढ़ा हुआ है, पीपीआई मेरा पहले से है, और मैं किससे छोड़ूंगा? चंद्र सवर से जी। तो शरीर की ठंडक निकल गई, यानी कि मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी लॉस होने लगी। तो अनुलोम विलोम ने तो मेरी ऐसी तैसी कर दी। ये बात ये क्यों नहीं बैठाते? नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं हूं चरखी दादरी, जहां पर हैं डॉक्टर सुनील। डॉक्टर सुनील बहुत मशहूर आयुर्वेदाचार्य हैं, सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, फिर से आपके चैनल पे आपके सारे दर्शकों को प्रणाम, बधाई। सर आयुर्वेद की नॉलेज ना लोगों को बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है। आयुर्वेद में क्या क्या बताया गया है कि बचपन में कैसा हमें क्या क्या व्यवहार, कब समय पे क्या खाना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आयुर्वेद उसका कैसे निवारण करता है, ऐसी बड़ी उम्र में ऐसे ही बुढ़ापे में। अलग अलग प्रकृति के बारे में इसमें बताइए आप कि कौन सी प्रकृति होती है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कैसे कैसे ठीक की जा सकती हैं। इस सारे में डिटेल में बताइए आप हमें। सबसे पहली बात तो ये है कि आयुर्वेद आपके जन्म से शुरू होता है और मृत्यु अवस्था तक रहता है। अगर आपने इस पैटर्न को समझ लिया तो आप अपनी उम्र जितनी है उसके हिसाब से सारी चीज़ें समझ जाएंगे। अगर आयुर्वेद को जानना है तो मैं आपको आयुर्वेद का एक बेसमेंट बता सकता हूँ। हर कोई कहता है हमारा शरीर त्रिदोष आधारित है, 3 दोष है, कफ वात पित्त, ठीक है। दोष उसमें आएंगे जब कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगी। जैसे मैं ये कहूँ कि ये कप झूठा है, मतलब किसी ने मुंह लगा दिया इससे, या ये कप गंदा है, या इस कप में पानी है, तो उससे पहले कप तो होना चाहिए, है कि नहीं? दोष तो तब आएगा ना जब वो चीज़ होगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपको लाभ हुआ है तो घाटा भी होगा, फायदा हुआ है नुकसान भी होगा, स्वस्थ हो बीमार भी होगे, मतलब हर चीज़ के पहलू है ना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो आपने नेगेटिव बता दिया, कफ वात पित्त। पॉजिटिव कहाँ है? पॉजिटिव भी 3 ही है। अच्छा, वो क्या है सर? तो हमारा शरीर 3 गुणों पे आधारित है, न कि 3 दोष पे आधारित है जी। 3 दोष शरीर में क्रिएट होते हैं जो उन गुणों को प्रभावित करते हैं, तब हम बीमार होते हैं। रजोगुण, सतोगुण और तपोगुण। रज हमारे शरीर का एनर्जी है, ऊर्जा है। सत्व हम उस एनर्जी को कंट्रोल करने की पावर रखते हैं, ठीक है। एनर्जी ऊर्जा मतलब पित्त, कंट्रोल करने का मतलब कफ, ठीक है। हमारे शरीर में जब ये तीनों गुण पहले आते हैं, ठीक है, सत्व इन सारी चीजों को बैलेंस करता है, ठीक है। एक कहते हैं ना अपन, वो महाराज बहुत सात्विक है, ये आदमी बहुत सात्विक है, ठीक है, कहते हैं अपन। उसमें क्या है? सत्व गुण। और एक आदमी के अंदर तमस है, गुस्सा है, ऊर्जा है, गुस्सेल आदमी है, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? वॉरियर, लड़ाके। हम सात्विक आदमी को कहते हैं कि आप प्याज और लहसुन मत खाइए,
क्योंकि उसे शांत रहना है, ठंडा रहना है, उसकी कफ प्रवृत्ति बढ़ानी है और उसकी सोचने की क्षमता बढ़ानी है, तो वात बढ़ेगा उसका। उस प्रवृत्ति में वो रहेगा तो कफ प्रवृत्ति उसकी याददाश्त को भी बढ़ाएगी और वात प्रवृत्ति उसकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएगी। तो वो रिसर्च करेगा, बैठेगा, शांत रहेगा। तो उसको तामसिक भोजन नहीं देंगे, तमस से दूर रखें जी। यही प्रक्रिया हमारे जीवन के एक बच्चे का जब जन्म होता है, जब हम पैदा होते हैं, उसी वक्त डिसाइड हो जाता है कि आप किस उम्र में बीमार होंगे, किस बीमारी से बीमार होंगे और किस उम्र में मरेंगे और किस बीमारी से मरेंगे। अगर पैटर्न को देखें, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। कोई भी आए कट्टा निकाले कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि यार तू तो 40 साल की उम्र में बीमारी से नहीं मर सकता, गोली से मर। जी। इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, देखो ये तो एक अलग कॉन्ट्राडिक्शन है। अपने पुराने गांव के लोग आज भी जाके पूछना, उनसे पूछना कि अगर हम पहले वो क्या करते थे, किसी भी छोटे कुल्हड़ में पानी और मिश्री डाल के उसको बोलते थे कि 8 पहर इसको पानी में डाल के रखना जी। 8 पहर मतलब 24 घंटे। ठीक है। सूर्य उदय का टाइम अपन अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 के बीच में मानते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 के बीच में मानते हैं तो एक पहर होती है 3 घंटे की। तो पहली पहर कब हुई? 9 बजे। दूसरी पहर 12 बजे। स्कूल की छुट्टी कब होती थी या होती है आज भी? 2 बजे। दोपहर ही बोलते हैं, है ना। तो दोपहर आज भी नॉर्मली बोले दोपहर होगी, यानी कि सूर्य बिल्कुल सेंटर में आ गया जी। ठीक है। ऐसे ही एक घड़ी होती है कि तेरे को 64 घड़ी एक ही काम है, तेरे 64 घड़ी का यही राग चलता रहता है। ये कहावत सुनी होगी ना, 64 घड़ी अप्रोक्सीमेटली ये 22 मिनट के आसपास होती है, ठीक है। घड़ी और पहर मैंने इसलिए बताया कि मैं आपको ये समझा सकूं कि हमारा आयुर्वेद हमारे जन्म से कैसे शुरू होता है। हम एक वॉच का सर्कल लेते हैं, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, ठीक है। अब हम इसमें ना 3 चीज़ें बांटेंगे। पहला एक दिन, दूसरा पूरा साल, तीसरा पूरा जीवन। इसको 3 हिस्से में बांटेंगे, 3 गुण और 3 दोष, ठीक है। सूर्य उदय से 1 घंटे पहले और सूर्य वर्चस्व में आए तब तक ये कफ पहर होती है। खांसी, जुखाम, नजला, निमोनिया, अस्थमेटिक जितने प्रॉब्लम है इससे ऊपर पर। अच्छा, शरीर को भी 3 हिस्से में बांट लेते हैं, मैं भी वो साथ में ही बता देता। चेस्ट से ऊपर पर जो प्रॉब्लम है वो इस टाइम में, ये चाहे सुबह के हो चाहे शाम के हो, किसी को अगर अस्थमा हो रखा है, किसी को निमोनिया हो रखा है, किसी को खांसी की प्रॉब्लम है, तो जब दिन छिपने लगेगा और दिन उगने लगेगा उस टाइम में सबसे ज़्यादा वो खांसेगा, सबसे ज़्यादा कफ बनेगा, सबसे ज़्यादा एस्थमेटिक प्रॉब्लम आएगी, सबसे ज़्यादा उसको परेशानी होगी। यही प्रोसेस हमारे यहाँ से यहाँ शुरू होता है। इसको पित्त पहर बोलते हैं, यानी कि एसिडिक। इसको आप इस चीज़ से समझ सकते हो, किसी भी अगर गर्म चीज़ को ठंडा होने में या ठंडे को गर्म होने में टाइम तो लगता होगा, ठीक है। अब कफ पहर उतरती है और पित्त पहर चढ़ती है, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 घंटे का मिलान रहता है। ठंडी चीज़ नॉर्मल होएगी फिर गर्म होएगी, ठीक है ना। तो ये बीच का जो टाइम है ये मिक्स होता है, इसमें इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा लिखा जाता है, जैसे पित्त और कफ, जैसे यहाँ दोनों, ठीक है। इस टाइम में किसी का जन्म हुआ तो ये दोनों का प्रभाव रहेगा, इस टाइम में किसी का जन्म हुआ तो ये प्रभाव रहेगा। ये प्रभाव कैसे रहेगा अभी मैं बताऊंगा। अब ये होगी पित्त पहर। कोई भी स्किन की प्रॉब्लम का आदमी रात को 8-9 बजे के बाद 10-11 बजे तक, 11-12 बजे तक, और सुबह में 8-9 बजे से 10-11 बजे तक एसिडिटी बनती है, स्किन पे रैशेस आते हैं, या फिर उसको खाने पीने से जलन होती है और कुछ, वो इसी टाइम में सबसे ज़्यादा परेशान होता है। अब ये हो गया ये हिस्सा, पेट के रोग, उदर रोग जिसको बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक रोग है तो समझ लो कफ है, यहाँ से यहाँ तक के रोग हैं समझ लो पित्त है। 12-1 बजे से लेके
वही 3-4 बजे तक ये होगी वात पहर। अब ये वात पहर क्या है? दुनिया में आज तक हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, क्योंकि हार्ट अटैक पित्त और वात का मिश्रण है। अब यहाँ पे पित्त बढ़ा, चीज़ें संकुचित हो गई, और वात ने प्रेशर डाला। वात मतलब गैस्ट्रिक, वायु, 5 है ना, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी, ये जो 5 तत्वों में से जब पित्त तत्व यानी कि बॉडी की एसिडिटी जब यहाँ पावरफुल थी, तो उसने आपकी बॉडी के वेंस को सिक्रेटेड कर दिया, आपकी लुब्रिकेशन को, नाइट्रिक ऑक्साइड को ख़त्म कर दिया। अब जो ही वात पहर आई तो आपकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो गैस्ट्रिक जो ही बनी तो उस पर प्रेशर डाला, तो क्या आया आपको? हार्ट अटैक। ठीक, तो ये किसकी वजह से आया? वात की वजह से। 99% हार्ट फेल कभी भी हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हार्ट फेल मतलब अचानक से धड़कना छोड़ दे, अटैक की बात कर रहा हूँ। 99% पूरे वर्ल्ड में 12-1 बजे से लेके 3-4 बजे तक, यही रात को और यही सुबह, दिन में भी यही टाइम पकड़ लो, रात को भी यही पकड़ लो, इसी टाइम में हार्ट अटैक आए हैं, इसके अलावा कोई आया नहीं है। रात को आराम से खा के सोया था, 12 बजे पेशाब करने उठा था, सुबह देखा मरा हुआ मिला। क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया। कब आ गया? 3 बजे आया, 2:30 बजे लेके बगे थे जी, ऐसा बोलते हैं ना। अब ये तो हुई कफ, पित्त और वात की पहर की बात जी। अगर कोई इस टाइम में जन्म लेता है तो इस पहर को डिवाइड करते हैं 64 घड़ी में, यानी कि 22 मिनट के सर्केडियन। अब मान लीजिए किसी आदमी का, किसी बच्चे का जन्म सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच में हुआ जी। एक तो होता है चढ़ती हुई ऋतु या चढ़ता हुआ समय और उतरता हुआ समय, दोनों होते हैं ना। तो मान लीजिए 5 बजे चढ़ने लग गया जी, और 9 बजे उतर गया, इसके मिड पॉइंट पे अगर उसका जन्म हुआ तो उसकी प्रवृत्ति क्या हुई? कफ जी। अब महीना कौन सा था? साल को भी अब 3 हिस्सों में बांट लो, 6 ऋतु होती है ना, तो हर ऋतु एक वर्चस्व पे होती है जी। ठीक है, इनको 6 हिस्सों में इसीलिए बांटा गया था कि वर्चस्व से पहले और वर्चस्व के बाद, जैसे वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु जो ही आएगी वो जाएगी, उसके बाद में सर्द ऋतु आएगी, उससे पहले शिशिर आएगी, शिशिर आएगी, फिर ग्रीष्म आएगी, ऐसे चलेगी। तो सर्दी आने से पहले सर्दी की शुरुआत होती है जी। बारिश आने से पहले बारिश की शुरुआत होती है, 15 दिन में आ गई, 1 महीने में आ गई, फिर हर रोज़ बारिश होने लगी, फिर वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो एक ऋतु ऐसे चढ़ती है फिर उतरती है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका सर्द ऋतु में जन्म हुआ तो यहाँ पे वात प्रबल था जी। अब क्या हुआ? कफ के समय पैदा हुआ, महीना कौन सा हुआ? वात का। ठीक है, अगर यही लड़का पित्त में पैदा हो जाता जी, महीना पित्त का होता, या पहर पित्त की होती और महीना कफ का होता जी, जल तत्व जहां बारिश का टाइम होता है। ठीक है, तो कफ और पित्त दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं जी। अगर हमें ठंड लग गई, छाती में कफ बन गया, तो हम गर्म चीज़ें खाएंगे, तो गर्म चीज़ें हमारे शरीर को बढ़ाएंगी, यानी कि पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो कफ को न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा तो वो डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, हम रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आमने सामने अगर आप देखेंगे कि अगर मेरा जन्म वात पहर में हुआ जी, और महीना भी वात का था, तो आपने ऐसे बच्चे देखे हैं छोटे छोटे 10-12 साल के जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं जी, वो वात की वजह से ही होता है। अच्छा, उनके शरीर का वायु दोष बढ़ा ही रहता है। ठीक है, आपने ऐसे बच्चे देखे हैं जो पैदा होते ही उनको निमोनिया हो जाता है, माँ के पेट से निकला ही था ना, उसको निमोनिया इन्फेक्शन किसने किया? वो लड़का हर हल्की सी हवा लगती, हल्का सा छूते ही, हल्का सा कुछ करते ही 10-12-14 साल तक
निमोनिया, निमोनिया, खांसी, निमोनिया, खांसी, निमोनिया, नजला, जी इससे परेशान रहता ही रहता है, फोड़े फुंसी से परेशान रहता है। जी कफ परवर्ती का महीना भी था और कफ की पहर भी थी। जी ऐसा बच्चा गोरा मिलेगा, बाल बहुत काले मिलेंगे, याददाश्त बहुत अच्छी मिलेगी, उसका मोटापा कोई कम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसे पहलवानी में उतार दो तो उससे बड़ा पहलवान नहीं बन सकता, उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल मिलेगी। ये कफ वाला कब तक परेशान रहेगा? 14 साल की उम्र तक। आयु का बता दूं मैं 3 का, ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। 1 साल से 14 साल तक हम रहेंगे कफ के अंडर में। हमारे शरीर में कफ सबसे ज्यादा, म्यूकस, क्योंकि बचपना कफ सबसे ज्यादा चाहिए बचपन में, 14 साल की उम्र तक। और उसी समय हम कफ पैर में पैदा हुए और महीना भी कफ का ही था। अब तीनों चीजें इकट्ठा होगी तो आप निमोनिया, खांसी, जुकाम, बुखार से परेशान रहोगे रहो। 14 साल बढ़ते ही, ऊपर जाते ही आप पित्त आयु में आपका इंट्रेंस हो जाता है, आप इंटर करते हैं पित्त आयु में। 14 से 40 साल तक पित्त आयु रहती है, यानी 14 से 40 साल तक पित्त का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। अब यहाँ कफ कंट्रोल हो जाएगा। ये लड़का यार बचपन में बहुत बीमार रहा, 14-15 साल के बाद अब ठीक है, अब वो मृत्यु अवस्था तक उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे बच्चे को जिसकी कफ पहर की जन्म है या कफ प्रवृत्ति का है, 14 साल के बाद मृत्यु अवस्था तक उसे जिंदगी में कभी घुटनों की दिक्कत नहीं आएगी, बालों की दिक्कत नहीं आएगी और उसकी याददाश्त कमजोर नहीं होगी, ठीक है। सेक्सुअल लाइफ भी उसकी बहुत जबरदस्त रहती है और शारीरिक स्ट्रेंथ वो जितनी मेहनत करेगा उतनी बढ़ती रहेगी। अब बात करते हैं पित्त पैर की। पित्त पैर में जो जन्म हुआ और पित्त प्रवृत्ति में ही था, महीना भी, लेकिन 14 साल तक प्रवृत्ति कौन सी है? उम्र की कफ। वो बच्चा बीमार तो होगा नहीं कभी, लेकिन पित्त का महीना और पित्ती पैर है तो मोटा भी नहीं होगा, रंग सांवला रहेगा, गुस्सेल बहुत रहेगा, ठीक है। तो उसमें पेट में उसके व्रम्स भी बहुत जल्दी बनेंगे और गुस्सेल, चिड़चिड़ा, इंस्टेंट, बकवास इतनी करेगा, खेलता कूदता फिरेगा, ये चीज तोड़ी, वो तोड़ी, रोज घर पे पिटेगा। ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। लेकिन वो 14 साल क्रॉस करने के बाद और 40 साल तक उसको एक चीज जरूर आई, उसको एसिडिटी बहुत बनेगी, उसको पेप्टिक अल्सर बहुत। अभी देखो ये ऊपर का कफ का था ना, तो पित्त की बात कर रहा हूँ, बीच के हिस्से की, ठीक है। उसको पाइल्स आएंगे, उसको स्किन प्रॉब्लम आएगी, यूटीआई आएगी, ठीक है, किडनी प्रोसेस में दिक्कत आएगी। यानी कि पित्त रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, मुंह सूखना, गला सूखना, उसकी ज़्यादा शरीर पतला रहना, स्किन उसकी हार्ड रहना, ऐसे ही अनमेच्योर्ड रहना, टाइम से ज़्यादा मैच्योर दिखना, और बाल भी उसके बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, बॉडी में काफ़ी डेफिशिएंसी आएंगी, वो ढंग से डिसीजन नहीं ले पाएगा, इंस्टेंट डिसीजन लेगा, अचानक से गुस्सा आएगा, इरिटेट हो जाएगा, ये सब उसके तब आएंगे। अब देखो जन्म में पित्त, महीना पित्त का, उम्र पित्त की 14 से 40, ठीक है। अब बात करते हैं वात की। वात पैर में जन्म लिया और वात का ही महीना था, ठीक है। अब वो बच्चा कैसा होगा? उसको कब्ज ज्यादा रहेगी, फार्ट गैसेज ज्यादा आएंगे, पेट दर्द से बचपन की एक मतलब जन्म से 14 साल की बात कर रहा हूं, और 14 साल तक या 14 साल के बाद उसके बाल सफेद होने शुरू हो जाएंगे, बाल पतले मिलेंगे, बिल्कुल बारीक, रुखे बाल मिलेंगे, सूखे सूखे, वो बच्चे के बार बार होठ फटेंगे। लेकिन वो बच्चा दार्शनिक बहुत बढ़िया मिलेगा, उसकी सोचने की क्षमता बहुत बढ़िया मिलेगी, ज्ञान बहुत अच्छा पिल लेगा वो। अब मेरे को मत जोड़ लेना उससे क्योंकि वात प्रवृत्ति 40 के बाद शुरू होती है शरीर की आयु में, और वो जन्म से जुड़ी हुई है तो पहले ही शुरू हो जाएगी। अब ये बंदा 40 जो ही क्रॉस करेगा उसके हड्डियों के रोग आ जाएंगे, बाल सारे सफ़ेद हो जाएंगे, स्किन रुखी सूखी हो जाएगी, सोराइसिस की प्रॉब्लम उसको कन्फर्म हो जाएगी अगर वो कंट्रोल नहीं करता है तो। और
वात रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, हाँ भाषण अच्छा देगा, स्पीच अच्छी होगी, सोचने की क्षमता उसकी गजब की होगी। अगर वात हद से ज़्यादा बढ़ गया तो पागल की कैटेगरी में आ जाएगा, अगर कंट्रोल नहीं किया तो। अब यहां से नीचे के रोग उसको ज़्यादा आएंगे। हमने 3 हिस्से बांट लिए। एक, जन्म से 14 साल तक कफ परवर्ती, कफ का महीना, कफ की पैर। 14 से 40 पित्त की पैर, पित्त का महीना और पित्त की आयु। ठीक है। अब कोई कफ में पैदा हुआ है, पित्त में आएगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब पित्त से वात में चले गए मृत्यु अवस्था तक। अब यहां पे आपका आ गया, मान लीजिए आप वात में ही पैदा हुए थे, ठीक है, और प्रवृत्ति भी वात की है, अब उम्र भी वात की आ गई, तो पैरों में थकान, पैरों में दर्द। इसका मैं अप्रोक्सीमेट लास्टली बता दूं, हार्ट अटैक, जोड़ों के दर्द, पेट में गैसेज, कब्ज, मुंह में छाले, और पाइल्स तो फिर पेट साफ नहीं होगा तो नहीं है। ठीक है। ये हमारे जन्म से भी जुड़ा है, हमारी आयु से भी जुड़ा है, और हमारे महीने के हिसाब से भी जुड़ा है, घड़ी के हिसाब से जिसको बोलते हैं। अगर इसको ठीक करना है, अगर हमें स्वस्थ रहना है, तो आयुर्वेद इसकी भी एक समाधान देता है। अब ये चीज़ें समझ आ गई। देखो ये आयुर्वेद का बेसमेंट है। अब मैं मान लीजिए वात पैर में पैदा हुआ, ठीक है, और महीना कफ का था, तो कफ और वात मिलके क्या बनाएंगे, आमिया बाव, यानी कि एक ऐसा रोग जो हड्डियों के अंदर इचिंग लाएगा, दर्द लाएगा। ओके। जैसे कफ वात पित्त 3 बोलते हैं, 3 नहीं होते, कफ भी 5 होते हैं, पित्त भी 5 होते हैं, वात भी 5 होते हैं, फिर इनका मिश्रण होता है। जी। ठीक है। प्रधानता कौन सी की है और उसके साथ में कौन सा है। जैसे पित्त और कफ मिल जाए, फोड़े फुंसी निकलेंगे, एक्जिमा हो जाएगा, खाज खुजली निकलेगी, क्योंकि वो म्यूकस को मार रहा है तो वो कहीं से निकलेगा वो। ठीक है। ऐसे ही वात और कफ मिल जाए तो हमारी हड्डियों और मांस के बीच में जो मज्जा अस्थि के साथ चिपकी हुई है ना, उसके बीच में पस बन जाएगा, तो उसको आमिया भाव बोलते हैं। उसमें तड़प बहुत होती है, मतलब आप ये मानिए बाहर मांस है, अंदर हड्डी है, हड्डी मांस से दूर हो गई है, वो एक अलग ही जलन होती है। गैंग्रीन भी इसी का एक वर्जन। अगर हमें ये पता है कि हमारा बच्चा कब पैदा हुआ, या उसको भी नहीं पता, चलो छोड़ो, मेरी जो उम्र है मुझे नहीं पता, मेरी मदर तो मेरी 2 साल की उम्र में एक्सपायर हो गई थी, तो पिताजी साहब से पूछते हैं तो वो कहते हैं भाई नहीं याद है टाइम वगैरह, लेकिन मैं पहचान सकता हूँ। अगर आपके दर्शक कोई अपने आप को पहचानना चाहें तो वो अपने आप को पहचान सकते हैं। पहली, आप अपनी उम्र देखिए, आपकी उम्र जैसे मान लीजिए 35 साल जी। इस 35 साल की उम्र में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इससे और इसके नीचे कहाँ पे आती है। मान लीजिए एक आदमी की एसिडिटी भी होती है और स्मोक करता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स की, पेट की दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक आदमी है स्मोक कर रहा है लेकिन उसको ब्रोंकाइटिस की दिक्कत आ रही है, खांसी ज़्यादा आ रही है, ठंड आते ही, गर्मी आते ही, थोड़ा सा मौसम बदलते ही नज़ला, जुकाम या आँखों से पानी बहना, आँखें थोड़ी कमज़ोर होना, इस तरीके की अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको समझ जाना चाहिए तेरी कफ प्रवृत्ति है, और तेरी उम्र के हिसाब से जो पित्त बन रहा है वो पित्त सपोर्ट कर रहा है बॉडी की इंटेस्टाइन को, क्योंकि कफ हमारी आंतों में बनेगा, पित्त भी आंतों में बनेगा और वात भी आंतों में ही बनेगा। प्रभाव कहाँ डालेगा ये डिपेंड करता है जी। ठीक है। वो बनने के बाद उसका प्रभाव होता है शरीर के अंदर, वो कहाँ डलेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके अंदर एक आदमी बैठ के अपने बालों को ऐसे करके देख सकता है, रुखे हैं, सूखे हैं, ज़्यादा ड्राई रहते हैं, कितना भी तेल लगा लो फिर भी ऐसे ही रहते हैं। एक आदमी है तेल भी नहीं लगाता फिर भी उसके बाल बिल्कुल ब्लैक हैं जी। एक आदमी है जिसके बाल रुखे भी हैं, निकल भी रहे हैं, जिसके बाल पतले भी हैं, निकल भी रहे हैं। शुरुआत अगर सामने से हो रही है तो पित्त प्रवृत्ति का है, शुरुआत अगर यहाँ से हो रही है तो वात प्रवृत्ति का है, ठीक है। और बाल अच्छे खासे मोटे घने हैं और अच्छे यूं दिख रहे हैं कि हाँ ऐसे होने चाहिए बाल, तो वो कफ प्रवृत्ति का है। अच्छा, वो इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, यादाश्त से।
अगर आपने एक बार ही सुना, वो आपको याद है, तो आप कफ प्रवृत्ति के हो। और आप सामने वाला बोलना शुरू करे उससे पहले उसके जवाब देना शुरू कर देते हो। इंस्टेंट एक्शन, पूरी बात नहीं सुनी सामने वाले की, ऐसे जताएगा मेरे को सब कुछ पता है। आप पित्त प्रवृत्ति के हो। आपने सुना, अगले ने एक लाइन का क्वेश्चन किया, आपने सुना, फिर आपने सोचा, फिर आपने 10 लाइन का जवाब दिया, अगले को सवाल पूछने के लायक ही नहीं छोड़ा। उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी तो आप वात प्रवृत्ति के, ठीक है। अब उम्र के हिसाब से चले गए, 40 साल के बाद वात वाला था, जब वात उम्र में आया, वात पहर, वात प्रवृत्ति और वात की उम्र में आया, तो उसको शरीर की जोड़ों किरण की दिक्कत तो होगी। पित्त प्रवृत्ति का, पित्त पहर में पैदा हुआ, पित्त महीने में, और वो जब पित्त की आयु में आया तो उसको ये सारी प्रॉब्लम होंगी। जैसे मतलब उसको ऐसे समझ लो आप कि जैसे स्किन, मुंह में छाले बन गए, मतलब कोई चीज़ खत्म हो रही है, वो अंदर खत्म होगी, छाला बन गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, मुंह में बन गया, माउथ अल्सर हो गया, नीचे बन गया, उसको एनस अल्सर या बवासीर बोल देंगे, अर्श बोलते हैं इसको, मुख अर्श या फिर एनल, ये जो बनने लगे ये पित्त का हो गया। और कफ का आदमी यादाश्त अच्छी, पहलवान अच्छा, रंग गोरा। पित्त का आदमी थोड़ा सा पतला, सांवले रंग का, इंस्टेंट एक्शन लेगा और सोचने की क्षमता खो देगा। वात का आदमी सोचेगा बहुत, जवाब परफेक्ट देगा, और उसका शरीर जिन बीमारियों में ग्रसित रहेगा वो वात की बीमारियां हैं, उसके साथ में सहयोग तो कौन सा दोष करेगा, ठीक है। अब इसको कंट्रोल कैसे करें? तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आयुर्वेद में महर्षियों ने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, उसका नाम है जी त्रिफला। त्रिफला वैसे तो बहुत अलग अलग होते हैं, हर एक का अनुपात अलग होता है, लेकिन कॉमन त्रिफला मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। त्रिफला, अगर कोई ये सोचे त्रिफला नाम से ही त्रिफला होता है, तो त्रिफला इस तरीके से नहीं होता। 22 तरीके के त्रिफला तो हम मनाते हैं। एक तो होता है 1, 2, 3 का अनुपात, ठीक है। जो हरड़ बहेड़ा आंवला 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। एक होता है 2, 4, 8 का फॉर्मुलेशन, 200 ग्राम, 400 ग्राम, फिर 800 ग्राम। जो हरड़ बहेड़ा आंवला। फिर होता है कि एक आदमी का वात बढ़ा हुआ है, वात प्रवृत्ति का, तो वात को सबसे ज्यादा हरड़ खत्म करती है। हरड़ वैसे देखो हमारी 3 माँ होती हैं। अगर हम इस सृष्टि में हैं तो हमें ये चीज जानना चाहिए, हमारे 2 पिता होते हैं, 3 माँ होती है। पहली माँ जिसने हमें पैदा किया जी। अब मान लो हम दूध पीने की उम्र थी, हम वहां पे थे, तो माँ किसी वजह से नहीं रही, तो उस बच्चे की दूसरी माँ होती है गाय जी। उसको गाय का आप सीधा दूध पिला सकते हैं। जैसे माँ अपनी छाती से दूध पिलाती है, ऐसे बच्चे को सीधा पिला सकते हैं जी। उसके बाद होती है तीसरी माँ, और वो माँ पूरी जिंदगी साथ देती है, उसका नाम है हरड़ जी। हरड़ एक ऐसी माँ है जो पूरी जिंदगी अपने बेटे पे कभी गुस्सा नहीं करती। हो सकता है जिसने पैदा किया वो माँ थप्पड़ मार दे, एक बार ही हो सकता है गाय आपको लात भी मार दे, टक्कर भी मार दे, ये भी हो सकता है, लेकिन हरड़ कभी आपको गुस्सा नहीं करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कभी मारेगी नहीं। आदमी को जीवन से मृत्यु अवस्था तक इस माँ का सहारा लेना चाहिए, यह आयुर्वेद का आशीर्वाद है। हरड़ को आप लाइए, जो हरड़ छोटी हरड़, 7 तरीके की हरड़ होती है, कभी हरड़ एक ही मान लो, 7 तरीके की होती है। एक हरड़ तो ऐसी होती है जिसका नाम चेतकी हरड़ है, शास्त्रों में लिखा है कि उसको छूने से दस्त लग जाते हैं इतनी खतरनाक है। खतरनाक मतलब उसका कहते हैं ना कि आयुर्वेद स्पीड से काम नहीं कर सकता, बहुत बार बोला जाता है ये तो। हाँ, कि स्पीड से काम नहीं करता। मैं कहता हूँ एक बार चेत की हरड़ छू के देख लो इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है ना। है जी। हिमाचल वगैरह में पेड़ होते हैं, वैसे उस पेड़ के नीचे न तो कोई घास पैदा होता है,
न कोई पशु जानवर पक्षी खड़ा होता है, और उसके फल को भी जब इकट्ठा किया जाता है तो किसी इंस्ट्रूमेंट चमटे वगैरह से उठा के इकट्ठा करते हैं, हाथ नहीं लगाते उसको। उसका प्रावधान ये भी है कि उसको देखने मात्र से भी, मतलब लिखा हुआ है, ऐसा मैंने देखा नहीं है, पर ये है कि उसको हाथ लगाते ही होता है, ये मैंने देखा है। उसके नीचे से पक्षी वगैरह या पशु वगैरह आके उस पेड़ की छांव में खड़े हो जाते हैं ना, तो उनका पोटी निकल जाता है तो इसलिए उसके नीचे कोई नहीं आता। तो उस पेड़ की अलग ही, हिमाचल वगैरह थोड़ा ऊपर जाओगे ना तो अलग पहचान हो जाती है। तो हरड़ जो है ये अपनी एक ऐसी माँ है, आपने देखा बच्चे को जो हरड़ और जायफल की जी गुट्टी देते हैं, जायफल मौसी है, क्या काम करती है सर वो? डाइजेशन के लिए। जैसे वैसे तो आयुर्वेद में मतलब इस तरीके से कैटेगरी की ना, स्पॉटिंग। तो हरड़ होगी अपनी माँ, इसकी दो बहनें हैं, उनको मौसी बोलेंगे अपन समझाने के लिए ये कोई ऐसा मतलब कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक होता है जायफल और एक होती है अजवाइन। अजवाइन की तो एक कहावत है कि अगर आपने पत्थर खाया है तो आपको अजवाइन हजम करवा सकता। जायफल आपकी आंतों को मजबूत और इतना ज़बरदस्त रखती है। आप कह रहे थे ना, ये पहले आप मिले थे तब आप कह रहे थे कि IBS, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, हाँ, उसके लिए एक जाति फलादी काफ़ी अच्छी मेडिसिन आती है। कुटजारिस्ट भी आता है, कुटज घनवटी भी आती है। तो जाति फलादी जायफल से ही तो बनती है। जाति मतलब जायफल, आदि मतलब उसके साथ कुछ ऐड किया गया है। बड़ी उम्र में आते खराब हो गई आके, तो भी अपन जायफल ही खा रहे हैं। बचपन में अपने को पीस के दे रहे थे, ये चीज़ें खानी छोड़ दी। आज के दिन बच्चों को गुट्टी वगैरह मैन्युफैक्चरिंग मिलती हैं, वो एक बार ही चटाने लग गए तो उसकी सारी आते, उसकी उम्र होते होते 14, 15, 16 साल तक तो मैंने यहाँ तक देखा है कि उसको डायबिटीज़ A टाइप हो गया है जी। तो वो डायबिटीज़ A टाइप कैसे, कहाँ से पॉसिबल है इतने छोटे बच्चे को? उसकी तो ऑर्गन्स ही डेवलप नहीं हुआ, 18 साल की उम्र में होंगे सारे जाके जी। तो उसको कैसे हो गया ये? हमने वो चीज़ें देना छोड़ दिया, हम डाउन अर्थ से निकल गए, हम बहुत बड़े बन गए अपने आप में। आज के दिन हम बच्चे को रेत ना लग जाए इसके लिए एक नरम नरम कोलेस्ट्रॉल के आइटम लेके आते हैं। आर्टिफिशियल घास फैला दी लोग। हाँ, आर्टिफिशियल घास फैला दिया। आप कभी उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर पढ़ना। आज के दिन कई कंट्रियों ने ये अलाउंसमेंट कर दिया कि जो ये फाइबर के कंबल आते हैं, ब्लैंकेट जिसको बोलते हैं, इनको बच्चों से दूर रखो, ये लंग्स कैंसर कर रहे हैं, अस्थमेटिक प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों से स्किन प्रॉब्लम आ रही है, रेसल्स आ रहे हैं इनसे। और आप कभी भी देखना, आप रिजाई ओढ़ के सो जाओ रात को, ठीक है, सुबह उठना, एक हफ्ते तक ब्लैंकेट ओढ़ के सोना, सुबह आपको उठने की हिम्मत नहीं रहेगी। ब्लैंकेट कोई मोटा नहीं होता लेकिन फिर भी ठंड नहीं लगती। रीज़न, वो आपके शरीर को कुछ महसूस ही नहीं होने देता। जबकि दूसरा आदमी आपके शरीर को टच करेगा तो उसे ठंडा लगेगा, उसे पता है कि इसको ये शरीर ठंडा है, गर्म नहीं है। जबकि हम जब सोते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, हम सो जाएंगे। सर हम टॉपिक पे वापस आते हैं। हरड़ के बारे में आप बात कर रहे थे, हरड़ के क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे लेना है? सर्वरोगनाशक है जी। हरड़ वैसे सर्वरोगनाशक है, लेकिन अगर हरड़ को आप करना ही चाहते हैं, अगर अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं जी, तो हरड़ की पोटेंसी या प्रोसेस बढ़ाने के लिए आप उसके अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कैसे? जैसे उसी हरड़ को जी, आप गोमूत्र में डाल के छोड़ दो 1 दिन के लिए, 2 दिन के, 3 दिन के लिए, फिर निकाल के उसको सुखा दो जी, सूख गया, फिर उसको थोड़ा सा अगर आप चाहो तो घी लगा दो। अगर ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन रहती है तो कैस्टर ऑयल आता है, अरंडी का तेल, अरंडी का तेल लगा के हल्का सा तवे पे रोस्ट करके उसको ठंडा करके कूट लो, पाउडर बना लो। खाना खाने के बाद आधा चम्मच 1 चम्मच आप खाने के बाद लेना शुरू कर दो, जर्नल लाइफ में ऐड कर लो जी। आपके इंटेस्टाइन को इतना ज़बरदस्त क्लीन करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर उसमें आप थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर लो, थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर लो, या फिर ये सारा पाउडर बना के उसमें नींबू निचोड़ के उसको सुखा लो, भावना होगी ये नींबू की, स्टिक एसिड उसके अंदर आ गया, विटामिन C जी। तो आप ये भी कर सकते हो।
तो आयुर्वेद कोई ऐसा तो है नहीं कि आप उसके अंदर कुछ डाल लेंगे, जितने भी हर्ब्स हैं उनका आप इस तरीके से मिलान करेंगे तो वो आपके साथ कोई दुश्मनी का व्यवहार करेंगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था ना कि हमारे दो पिता हैं, एक है ये सृष्टि पेड़ पौधे और एक जिसने हमें पैदा किया। इन दोनों में से आपके ऊपर गुस्सा कौन करता है? आप गलती ना करें तो एक भी दिखा दीजिए आप जी। अगर हम गलती करेंगे तो मास्टर जी डंडे से पीटता है, पेड़ से ही आया था घर में गलती करेंगे तो बाप पीटता है लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो यही पेड़ हमें फल देते हैं जी। उस बाप के ही फल हमें, ठीक है। एक सृष्टि ने पिता दिया है, ये पेड़ हमारे पिता हैं, इन्हीं के ऊपर पूरी सृष्टि चल रही है। इन्हीं पेड़ों ने जो बेल हैं जितने भी, उनको यही सहारा देते हैं जैसे हमारी माँ है, और इन्हीं से हमें सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। उनको लेने का हमारा तरीका और यूज़ करने का तरीका वैसे तो अप्रोक्सीमेटली जर्नली है, लेकिन अगर घर में कोई बूढ़ी औरत या बुजुर्ग महिला है तो आप उससे अगर बैठ के बात करेंगे कि जन्म पे क्या देना चाहिए, इस टाइम पे क्या देना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें बैठ के हो सकता है रूरल भाषा में बताए, बट उसके साइंटिफिक रीजन है, बहुत गहरे रीजन है उसके। जैसे हमारे पहले कोई आधार कार्ड वगैरह तो होते नहीं थे, मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं होता था, ठीक है। तो तब क्या करते थे, जब शादी होती थी तो जैसे मैंने मेरी बिटिया की शादी की, तो जो मेरे दामाद हैं, तो मेरी बिटिया का हाथ मेहंदी से लगाया जाता था दीवार पे, और दामाद का हाथ घी से लगाया जाता दीवार पे। थप्पा बोलते हैं हमारे इधर, तो आपके उधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। शादी हो गई, वो चले गए। अब हमारे पास पहले फिर उसके बाद लगन लिखने लग गए थे। लगन मतलब एक पत्र लिखते थे कि इनका संबंध हुआ है और इनकी फलाने दिन शादी है। उससे 10-15 दिन 12 दिन पहले, शादी से पहले वो पत्र लेके आते थे कुछ लोग मिलके। ये आइडेंटिफिकेशन होती थी उस टाइम का, आधार कार्ड मान लीजिए जी। तो एक प्रूफ के तौर पे दीवार पे घी का हाथ लगवाते थे। आपका जितना बड़ा हाथ है इतना बड़ा आपका चेहरा है जी। यहाँ से यहाँ तक ऐसे नापेंगे ना, ये देखो जी, ये इतना बड़ा आपका चेहरा है जी। अब ऐसे हाथ लगाऊंगा तो ये फिंगरप्रिंट भी आएंगे, आएंगे ना। आपका जो ये इतना हिस्सा है, एक पोरवा छोड़ के दूसरे का हाफ, इतनी बड़ी आपकी आंख है, ये देखो जी, ठीक है। इतनी बड़ी आपकी नाक है जी। जिसका जितना बड़ा हाथ है उतनी बड़ी नाक मिलेगी, इतनी बड़ी आपकी नाक है, ठीक है। ये 2.5, 1 2 3, ये 2.5, इतना बड़ा आपका कान है, ये देखो, ठीक है। अब एक वो फिंगरप्रिंट उस टाइम के किसी भी आदमी को दे दो, वो उस फिंगरप्रिंट को नाप के उस आदमी का चेहरा बना देता था जी। मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट किया है, तो उसके अंदर हमें किसी भी सब्जेक्ट की फोटो बनाने के लिए उसका पैरामीटर समझाया जाता था। तो उस पैरामीटर के अंदर ये सारी चीजें समझाई जाती। सिर्फ हाथ से कैसे बना दोगे आप, तो हाथ से कैसे बना दोगे उसका पूरा चेहरा। तब समझ में आया कि हमारे बुजुर्ग इतने बायोमेट्रिक्स यूज करते थे। किला भाई तेरा हाथ यहाँ लगा दे, अब तू जा, ये हमारा आधार कार्ड है। और घी सदियों तक खराब नहीं होता, चाहे 2000 साल बीत जाए। तो आज भी पुराने घरों में है ना वो थापे लगे हुए होते हैं, एक तरफ बहन बेटी का और एक तरफ दूल्हे का। वो आज भी हम सब के घरों में, पुराने घरों में मिलते हैं। अब नए रिवाज में तो कपड़े पे लगवाने लगे, वो मेहंदी का ऐसे, वो उसका हल्दी का मेहंदी का ऐसे करके, तो वो एक मॉडर्न रिवाज हो गया। वो साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक तो ये होता था। और साइंटिफिक तरीके से ही हमारा है, जैसे हम जी रहे हैं हमारी लाइफ में हमें समझना चाहिए आयुर्वेद कहाँ से लेके कहाँ तक हमारे शरीर में काम कर रहा है। सर त्रिफला के हम बात कर रहे थे, उसकी क्वांटिटी बता दो आप, उसको बनाना कैसे है? त्रिफला को लेके, हाँ, त्रिफला को आप जैसे 100 ग्राम आपने जो हरड़ लिया, छोटी हरड़, 200 ग्राम आपने बहेड़ा लिया, 300 ग्राम आंवला लिया, सबको पीस के, पीसने से अच्छा तो रहेगा पीसिएगा मत उसको कूटिएगा। कूटने के और पीसने में फ़र्क है। कूटने से पोटेंसी बढ़ती है,
पीसने से पोटेंसी कम होती है, यानी उसकी पावर माइनस में जाती है, क्योंकि जब पीसते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और कूटते हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, जबकि उसके मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 के अनुपात में जर्नली हम सब ले सकते हैं। अगर इसको ताकत के लिए लेना है तो सुबह में लो, और अगर इसको आपको रेचन के लिए लेना है, सफाई के लिए लेना है, तो इसे रात को लो सोते समय। इसी का अनुपात बनता है 2 4 8। 200 ग्राम हरड़ होगी, 400 ग्राम बहेड़ा हो गया और 800 ग्राम आंवला हो गया। इन्हीं को ऐसा ही कूट के मिक्स कर लो आप। उसको आप सुबह और शाम ले सकते हो। आपको अगर जर्नल आंवला 1 2 3 के जर्नल त्रिफला 1 2 3 की पोटेंसी में आप पे ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी पावर बढ़ जाती है 2 4 8। आप उसको लीजिए। अब देखिए, हरड़ जो है वात को कंट्रोल करती है, ठीक है, बहेड़ा कफ को और आंवला पित्त को। ठीक है, कफ वात पित्त तीनों को कंट्रोल करते हैं। अब मान लीजिए आपको पित्त ज़्यादा है, पित्तज प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है, या फिर मान लीजिए पित्त आपका इतना हैवी है और आपको आंवला ही ज़्यादा चाहिए, तो त्रिफला के ऊपर के 2 कंटेंट समान मात्रा में रख लीजिए, यानी कि बहेड़ा और हरड़ ये 100 ग्राम ले लो, और उसका 3 गुना, ये 200 ग्राम है, 600 ग्राम आंवला ले लो। तो ये एक अनुपात हो गया पित्त के लिए। वात ज़्यादा है तो बाकी नीचे के समान अनुपात में ले लो, उसको उसके 3 गुना अनुपात में ले लो। 600 ग्राम हरड़ होगी, बाकी चीज़ें ये होगी। क्योंकि वात बढ़ रहा है तो हो सकता है पित्त भी बढ़ रहा हो साथ में। तो अगर आप आंवला ज़्यादा ले लोगे तो पित्त परेशान करेगा, वात तो खत्म हो जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा। तो इसलिए उन चीज़ों को कम करो, उसको बढ़ा दो। और सबसे बेस्ट है सुबह में आप लस्सी जरूर पियो, प्रीबायोटिक। आज के दिन बड़ा फेमस हो रखा है, लस्सी से बड़ा प्रीबायोटिक है ही नहीं। सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि शरीर में कई सारी गंभीर बीमारियां हैं, और हमारे ना जैसे पूरा हम बच्चा पैदा होता है तो नाभि सेंटर पॉइंट होती है और कनेक्टेड होती है मदर के साथ, और सबसे पहले नाभि डेवलप होती है, तभी सारा शरीर डेवलप होता है। नाभि को पहला जो फेटल होता है ना, पहला जो मांसपेशी बनती है वो यही बनती है। ठीक है, इसको आपने इसमें ओलनाल बोलते हैं। 72,000 नाड़ियों के साथ कनेक्टेड भी होती है ये, और कई सारी गंभीर बीमारियां इससे सपोर्टिव रोल की तरह निभाकर ठीक भी की जा सकती हैं। तो नाभि में तेल डालने के क्या क्या फ़ायदे हैं? और एक बार सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मैं कई लोग ये भी बोल देते हैं कि नाभि में ये तेल डालोगे तो ये बीमारी ठीक होगी। तो क्या इसका कोई मतलब वो है कि सच में ऐसा होता है? नाभि पूरे बॉडी का सेंटर है जी। हमारे शरीर में ना, वैसे जो नाड़ी देखते हैं ना, परीक्षण जो है ना, ये तो बहुत छोटा है, नाड़ी परीक्षण बोलते हैं इसको। आयुर्वेद में 8 परीक्षण होते हैं। नेत्र परीक्षण, जीव्या परीक्षण, सवर परीक्षण, नाड़ी परीक्षण, चाल परीक्षण, मूत्र परीक्षण। तो ये सारे के सारे परीक्षण अलग अलग हैं। आप किसी की आवाज़ सुन के बता सकते हो इसको क्या बीमारी है जी, किसी की आंखें देख के बता सकते हो, जीभ देख के बता सकते हो। ठीक है, ऐसा ही है, नाड़ी देख के बता सकते हो जी। 3 नाड़ियां होती हैं अपने पास, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जी। सुषुम्ना नाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है जी। ईड़ा पिंगला हमारे दोनों तरफ होती है, तो इसको बोलते हैं सवर जी। एक होता है चंद्र सवर और एक होता है सूर्य सवर। मतलब एक तरफ से आपको शरीर में ठंड जाएगी, एक तरफ से गर्मी जाएगी। अब ये डिपेंड करता है आपकी नाक पे, यानी कि आज के दिन बोलते हैं इसको साइनस। अगर उसके अंदर अगर आप ये देखेंगे कि आपके शरीर को गर्मी की जरूरत है तो आपका सूर्य सवर शुरू हो जाएगा। जी। आपका शरीर पित्त ज़्यादा है, गर्म ज़्यादा है, किसी वजह से भी भाग दौड़ गया है, धूप में चल गया है, तो आपका चंद्र सवर शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ एक योग है अनुलोम विलोम, ठीक है, उससे काफ़ी बड़े बड़े योगी महाराज फेमस भी हुए हैं। किसी ने भी योग करने से पहले आपकी प्रवृत्ति क्या है इसके बारे में नहीं बताया।
अगर मेरी पित्त प्रवृत्ति है और मैं सूर्य सवर लेना शुरू कर दिया, मैंने पहले क्या लिया, सूर्य सवर लिया, तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी। पित्त मेरा पहले से बढ़ा हुआ है, पीपीआई मेरा पहले से है, और मैं किससे छोड़ूंगा, चंद्र सवर से, तो शरीर की ठंडक निकल गई। यानी कि मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी लॉस होने लगी। तो अनुलोम विलोम ने तो मेरी ऐसी तैसी कर दी। ये बात ये क्यों नहीं बताते, जो बैठ के इतने इतने बड़े बड़े योगासन चलाते हैं, तो वो क्यों नहीं बताते कि आप अपने सवर या प्रकृति के हिसाब से करेंगे। ये क्यों नहीं बताते कि आप जो खा रहे हो वो अपनी प्रकृति के हिसाब से खाइए। ठीक है ना। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप मुंह खोल के सांस छोड़ा, चाहे हाथ आगे करके छोड़ के देखो कैसी हवा आई, गरम गरम। अब ऐसे ही याद करके होठ बंद कर लो, ठंडी हवा आई। क्यों, अभी तो गर्म आ रही थी, अब ठंडी कैसे होगी। यही तो रीजन है। अगर किसी आदमी को एसिडिटी ज़्यादा बनी हुई है या ऐसा ज़्यादा कुछ वो लग रहा है, ठीक है जी, तो उसको सांस, इससे क्या है, आपके शरीर की ठंड निकलेगी, आपके शरीर में क्या बढ़ेगी, गर्मी जी। अब गर्मी कम करनी है तो क्या करोगे, मुंह खोल के सांस छोड़ो, उससे शरीर से क्या निकलेगी, गर्मी। आपको शरीर में ठंडक ज्यादा है, गर्मी लानी है तो मुंह बीच के आप सांस छोड़ोगे, और अगर गर्मी लानी है तो मुंह खोल के छोड़ोगे। ऐसे ही अगर आपको गर्मी लानी है तो सूर्य सवर नाक से आप सांस लोगे, और ठंडक लानी है तो चंद्र सवर से लोगे। ठीक है। अब उल्टा सीधा करोगे तो उसके अंदर योगासन सिखाने वाले की गलती है, नहीं कि उसने ये बताया कि तेरे को, जैसे मान लीजिए मेरे को बीपी बढ़ गया, पसीने ज्यादा आए हुए, मैं 10-12 सांस ऐसे ले लूंगा, शरीर ठंडा हो जाएगा जी। मुझे ठंड ज्यादा लग रही है, ठीक है ना, इससे क्या हुआ, शरीर की ठंड निकल रही है जी, तो शरीर गर्म होएगा। शरीर गर्म ज्यादा है तो मुंह खोल के सांस छोड़ो, शरीर ठंडा हो जाएगा। कितने पसीने आ रखे हो, एकदम से रिलैक्स हो जाओगे। तो ये प्रवृत्ति कौन सिखाएगा, कम से कम जो जितना योग करवा रहे हैं और कुछ करवा रहे हैं, वो किसी को ताड़ासन बता रहे हैं, किसी को आलासन बता रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि भाई अगर आप इस सिचुएशन में हो, आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको मत करना। और आप अगर, सबसे बड़ा है अनुलोम विलोम, अगर उसके बारे में प्रॉपर ज्ञान नहीं दिया तो उस बंदे के साथ नेगेटिव होएगा ही होएगा। सर, नाभि के ऊपर बात कर रहे थे, उसके बारे में बता दीजिए कि नाभि में कौन सी बीमारी में कौन सा तेल डालना चाहिए, उसका क्या रेलिवेंस है और कितना फायदेमंद है नाभि में तेल डालना। अब अगर आपको पेट की दिक्कत रहती है जी, तो जितना गाढ़ा तेल वो नाभि में लगाइए। पेट के आपको कब्ज बढ़ती है, आपको गैस बढ़ती है, आपको ब्लोटिंग रहती है, आपको पेप्टिक अल्सर हो गया, जो भी पेट के अंदर लुब्रिकेशन लेके आना, तो जितना गाढ़ा तेल, सरसों का लगा लो, अरंडी का लगा लो, ना मिले तो बादाम का लगा लो जी, ये भी ना मिले तो फिर कोई भी लगा लो जी, फायदा तो वो भी करेगा। ठीक है। अब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है, शरीर में दर्द है जी, तो सबसे अच्छा कैल्शियम रिच कंटेंट तिल का तेल, तो आप तिल का तेल लगाइए। शरीर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, चेस्ट पेन रहता है, ज्वाइंट पेन रहता है, गठिया भाव हो गया, उसको खाइए भी और लगाइए भी। ठीक है। ऐसे ही जैसे पित्त हो गया, पित्त सामक जो है, नारियल का तेल बहुत अच्छा है पित्त प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए। इसमें अपन सरसों का तेल भी ले सकते हैं, इसको खाएं भी लगाएं भी। और ये 4-5 तेल है, इनको मिक्स कर लो, सारी प्रवृत्ति एक हो गई जी। ठीक है। 5 पांडव इकट्ठा हो गए जी, उसको लगाओ है, 5 पांडव इकट्ठा हो जाएंगे, चाहे फिर कौरव चाहे 100, क्या दिक्कत है उसमें जी। कोई भी आप 5 तेल इकट्ठा कर लो, जैसे कि कॉमन में है, सरसों का है, फिर अपना अरंडी का है, नारियल का है, तिल का है, तिल सफ़ेद तिल, काला तिल, कोई भी ले लो आप, ऐसे इकट्ठा कर लो इनको 5 पांडवों को, फिर लगाओ आप, तो 100 कौरव होंगे, 100 बीमारियों का एक इलाज बन गया। ये काफ़ी पीछे फेमस भी हुआ था ना एक बार, शायद मैंने देखा था एक बार। हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि तब हुआ था कि 100 बीमारियों का इलाज नाभि में तेल लगाइए। नाभि तेल के नाम से एक कुछ ऐड आई थी, है ना, ये 5 तेल ही तो है उसमें। मेरे जितने साथी हैं जिन्होंने बीएमएस किया है, वो सारे के सारे है ना एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं जी।
तो जब मेरी उनसे बातचीत होती है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होती है, यार तू दोस्त है मेरा, बीएमएस कर रखी है तूने, तू एलोपैथी, बोले भाई इसके अलावा क्या करें, आयुर्वेद लेके बैठेंगे तो भूखे मर जाएंगे। मैं यार आयुर्वेद में मैं भी तो कर रहा हूँ, सरकार ने इतने अच्छे अच्छे अवार्ड दिए हैं, मैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया लीवर एंड गैट हेल्थ में। तो गैट हेल्थ का जब मैंने रिकॉर्ड बनाया तो वो कहने लगे, बोले भाई तूने आयुर्वेद थोड़ा सा तू पढ़ता ज़्यादा है, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, बच्चे वगैरह पे ध्यान चला गया, अब घर गृहस्थी की तरफ चला गया, तो अब ये ठीक है, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, काम चलाते हैं।